आज हम बातचीत करने वाले हैं प्लेटो की न्याय के सिद्धांत की, थ्योरी ऑफ जस्टिस। न्याय क्या है, जस्टिस क्या है और रिपब्लिक किस तरह की बुक है, क्योंकि इसमें एक कैरेक्टर है सोक्रेटिस। तो सुकरात उनसे शुरू करते हैं और बोलते हैं कि आप बोल रहे हो कि शत्रु का नुकसान करना भी न्याय नहीं हो सकता है, कि न्याय कुछ नहीं होता, न्याय होता है पावरफुल की इच्छा। और अपनी बात के लिए वो रिंग ऑफ गाइजेस की कहानी सुनाता है। दो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, दो तरह से डिवाइड कर देते हैं न्याय के ही सिद्धांत को। हमारे मन में अक्सर ये सवाल आते हैं कि न्याय क्या है, जस्टिस क्या है, जस्टिस क्या हमारे साथ जस्टिस हो रहा है, या हमारे साथ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। दूसरा सवाल इस तरह के और भी आते हैं कि क्या हम हमेशा न्याय के अनुसार काम करते हैं या जस्टिस के अनुसार काम करते हैं। क्या ऐसी हमेशा परिस्थितियां रहती हैं कि हमें न्याय के अनुसार ही काम करना चाहिए जो सच में न्याय है, या हमें न्याय के अनुसार काम करना ही क्यों चाहिए, क्यों ना हमें सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करना चाहिए। इस तरह की तमाम सवाल हमारे लाइफ में लगातार हम जूझते रहते हैं, डिफरेंट परिस्थितियां जब आती हैं। आज हम बातचीत करने वाले हैं प्लेटो की न्याय के सिद्धांत की, थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये जो थ्योरी है इसको प्लेटो ने अपनी मैग्नम ओपस बुक है उनकी, जिसका नाम है रिपब्लिक, उसमें इसको विस्तार से डिस्कस किया है। इससे पहले कि हम जस्टिस की बातचीत पर आए, हमें सबसे पहले ये देखना है कि प्लेटो की राइटिंग स्टाइल किस तरह की होती थी और रिपब्लिक किस तरह की बुक है। रिपब्लिक लगभग आज से 2300-2400 साल पहले लिखी गई थी। 380 बीसी के आसपास ये बुक लिखी गई है। जो लिखने का स्टाइल था प्लेटो का, वो लिखते थे जिसको बोलते हैं डायलॉग, जिसमें वो करते थे कि अपने समय के जो भी दार्शनिक होते थे या उनसे पहले के जो दार्शनिक थे, वो उन सबको एक जगह इकट्ठा करते थे और उनके बीच किसी विषय पर उसकी बातचीत करते थे, उनकी बातचीत करा देते थे और उसको वो लिख देते थे अपनी पुस्तक में, जिनको डायलॉग्स का नाम दिया गया है, क्योंकि उनमें संवाद हो रहा है एक दूसरे दार्शनिकों के बीच में। एक दार्शनिक जो बात कहता है उसको दूसरा दार्शनिक काउंटर करता है और उसको बिल्ड करते हैं, उस नॉलेज को जानने की एक पूरे प्रोसेस में जाते हैं। तो इस तरह के डायलॉग्स में प्लेटो ने अपनी किताबें लिखी हैं। तो एक डायलॉग जिसके बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं, वो डायलॉग हुआ है जस्टिस को लेकर। जस्टिस, न्याय, ये रिपब्लिक में शुरुआत में ही होता है, क्योंकि इसमें एक कैरेक्टर है सोक्रेटिस। जबकि ये पुस्तक जो लिखी गई है तब तक सोक्रेटिस की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन प्लेटो ने लगभग सोक्रेटिस के कैरेक्टर को लेके ही अपने सारे काम में सोक्रेटिस को एक मेन प्रोटैगनिस्ट की तरह से यूज किया है अपने लेखन में। तो सोक्रेटिस अपने एक सहयोगी मित्र के साथ में नीचे शहर के नीचे पाइस करके एक जगह है, पायरस भी बोल देते हैं, वहां पर जाते हैं। वहां देवी का एक मेला लगा होता है, ग्रीक देवी का, और वो उसमें अपने एक तरह से श्रद्धांजलि देने जाते हैं देवी को, और ये भी देखने जाते हैं कि भाई कैसी व्यवस्था हुई है शहर में और किस तरह से इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। तो लौटते समय उनको एक व्यक्ति रोक लेता है और अपने घर लेके जाता है, और घर पर जो अपने फादर से वो मिलते हैं, जो सोक्रेटिस के जानकार हैं। उनके फादर का नाम है कैफलस, जिसके बारे में जो काफी बुजुर्ग व्यक्ति है। सोक्रेटिस के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो वहां पर बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, और कैफलस है, उसका बेटा है जो सोक्रेटिस को लेके आया है, उसके घर के और भाई भी हैं, और सोक्रेटिस के साथ एक मित्र है। तो कुल 6-7 लोग वहां पे बातचीत शुरू करते हैं। और बातचीत शुरू होती है जनरली, सुकरात जो है वो ये क्यूरियोसिटी या एक तरह की जिज्ञासा करता है बातचीत करने के लिए, क्योंकि वो बुजुर्ग व्यक्ति हैं और वो कहते हैं कि सोक्रेटिस तुम्हें अक्सर मेरे पास आना चाहिए, क्योंकि मैं बूढ़ा आदमी हूँ, अब मैं तो तुम्हारे पास जा नहीं सकता हूँ। तो और अब जैसे जैसे मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब बाकी की जो चीजें जो मुझे प्रिय होती थी उनसे ज्यादा अब बातचीत करना ज्यादा प्रिय लगने लगा है। तो इसलिए मुझे लगता है तुमसे मुझे ज्यादा मिलना, मतलब तुम्हें मेरा हलचल ज्यादा लेना चाहिए आजकल। तो यहाँ से बातचीत शुरू होती है। तो सुकरात उनसे शुरू करते हैं और बोलते हैं कि आप मुझे ये बताइए कि क्या बुढ़ापा सच में बहुत बुरी चीज है, क्योंकि अक्सर ये सुना जाता है, और मैं इसलिए ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि इस पाथ पे मुझे भी जाना होगा और आप इससे गुजर चुके हैं। तो यहाँ से बातचीत शुरू होती है। वो फिर बुढ़ापे पे बातचीत करता है, और क्योंकि वो अमीर आदमी है तो सुकरात वो बताता है कि भाई बुढ़ापा इतनी बुरी चीज भी नहीं है, बुढ़ापा व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर करता है, जो बहुत
व्यक्तित्व से जो अशांत व्यक्ति है उसके लिए बुढ़ापा बहुत कष्टकर हो जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति शांत है और प्रेम से चीजों को ले सकता है उसके लिए बुढ़ापा इतनी बुरी चीज नहीं है। लेकिन इसके काउंटर में सुकरात बोलता है कि ये बात आप सही कह रहे हो, लेकिन अधिकतर लोग जो शहर के हैं वो इस बात को मानेंगे नहीं, क्योंकि कैफलस एक अमीर आदमी है। तो इस पे भी वो बातचीत करता है कि हाँ ये बात सही है कि अमीर है, लेकिन सिर्फ अमीर होने से ये बात नहीं है। बहुत सारे अमीर भी बड़े दुखी बुढ़ापा बिताते हुए दिख जाएंगे और बहुत से गरीब भी बहुत अच्छा बुढ़ापे में दिखेंगे। लेकिन ये है कि पैसे के अपने फायदे होते हैं। तो जब वो अपने फायदे की बात करता है तो यहाँ पे एक बातचीत शुरू होती है कि जैसे जैसे मैं बूढ़ा हो रहा हूँ तो मेरे अंदर ये भय पैदा हो रहे हैं कि दूसरे लोक में मेरे साथ क्या होगा। और ये भय जिनको मैं मजाक में उड़ा देता था कि मैंने कहीं किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं किया है, जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं हमारे मन में ये सवाल उठने लग जाते हैं। और ये भी मन में आता है कि इस मृत्यु के बाद में अगर कोई जगह होती होगी तो वहां पर मुझे इन चीजों का दंड तो नहीं मिलेगा। तो इस भय से मुक्ति के लिए पैसा एक तरह से मदद ये कर देता है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में एक अन्याय का काम नहीं किया है कि मैंने किसी का ऋण अपने ऊपर बकाया नहीं रखा है। अगर मेरे पास पैसा है तो मैंने सारे ऋण चुका दिए हैं, इसलिए मैं बहुत उम्मीद के साथ में मर सकता हूँ, दूसरे लोग में जा सकता हूँ, क्योंकि मैं अन्याय नहीं किया है, मैंने किसी का ऋण नहीं रखा है अपने ऊपर। अब यहां से बात शुरू होती है, यहां से सुकरात इसको लेके जाता है कि अच्छा तो आप ये मानते हैं कि न्याय का मतलब है किसी का ऋण ना रखना या ऋण चुका देना। तो वो सवाल यहां से पूछता है कि कैफलस आपके लिए न्याय क्या है। तो कैफलस क्योंकि बुजुर्ग आदमी है, ट्रेडर है, व्यापारी है, तो उसने जो ग्रीक की ट्रेडर मॉरलिटी है उसके अनुसार जवाब दिया कि सत्य बोलना और किसी का ऋण न रखना ये न्याय है। अब इस पर सुकरात सोचता है थोड़ी देर और फिर वो बोलता है कि भाई अगर ऐसा है कि ऋण न देना न्याय है, तो मान लो अगर कोई तुम्हारे मित्र है, तुम्हारे पास में एक बंदूक रख के चला गया, अचानक से किसी दिन उसका बहुत मूड खराब है, उसकी कोई लड़ाई हो गई है या कुछ भी, और वो एकदम से आया आपके पास और बोलता है कि मुझे गन दो, मैं उसको मार दूंगा। ऐसी स्थिति में क्या उस गन को दे देना, क्या वो सही होगा? क्या वो न्यायोचित होगा? इसके बाद पॉलीमार्कस से पूछा जाता है, पॉलीमार्कस इन्वॉल्व होता है और वो उसी चीज को ट्रेडिशनल मॉरलिटी जो कि ट्रेडर मॉरलिटी है उसी को आगे बढ़ाते हुए बोलता है कि सोक्रेटिस, न्याय को अगर हम दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो चीज डिजर्व करता है उसको वो मिल जाए, यही न्याय होता है। फिर उस चीज को और क्लियर करते हुए वो दूसरे शब्दों में बोलता है कि दोस्त के साथ में अच्छा व्यवहार करना और दुश्मन के साथ में बुरा व्यवहार करना ही नैतिकता है। अब सोक्रेटिस इस चीज का भी काउंटर क्रिएट करता है और बोलता है कि भाई दोस्त के साथ अच्छा व्यवहार करना, दुश्मन के साथ बुरा व्यवहार करना, इसमें दो समस्याएं हैं। पहली समस्या तो ये है कि कई बार आप जिसको अपना दोस्त समझ रहे होते हो वास्तव में वो एनिमी होता है, आपका शत्रु होता है और आपको पता नहीं होता है। इसी के विपरीत कई बार आप किसी व्यक्ति को शत्रु समझ रहे होते हैं अपना, लेकिन वो व्यक्ति शत्रु नहीं होता, वो वास्तव में आपका मित्र होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप दोस्त के साथ अच्छा और शत्रु के साथ बुरा कर रहे हैं तो आप हो सकता है ऐसा करें कि आप अपने दोस्त के साथ उसका बुरा कर दें या शत्रु के साथ बहुत अच्छा करते रहें। तो ये तो एथिक्स या ये तो न्याय नहीं होगा। पर पॉलीमार्कस थोड़ी देर सोचने लगता है और फिर उसके बाद में एक चीज फिर सुकरात जोड़ता है। दूसरी बात वो ये कहता है कि भाई आप बोल रहे हो कि शत्रु का नुकसान करना भी न्याय नहीं हो सकता है, क्योंकि न्याय को नैतिकता पे आधारित माना है प्लेटो ने, और जो सुकरात है वहां पे करेक्ट है सुकरात ने, क्योंकि न्याय और नैतिकता को ये अलग नहीं मान के चल रहे हैं, ये मानी चल रहे हैं जो पूरा ह्यूमन है उसका जो कंडक्ट है, उसके जो पूरा व्यवहार है वही नैतिकता है। न्याय को नैतिकता का एक हिस्सा नहीं मानते, बल्कि न्याय और नैतिकता इन दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं सुकरात और प्लेटो। तो वो बोल रहा है कि भाई अगर दूसरे का नुकसान करना, दूसरे का मीन्स अपने शत्रु का नुकसान करना, ये भी आपके लिए ठीक नहीं है, ये भी न्यायोचित नहीं है, इसके भी दुष्परिणाम निकल के आएंगे। सही परिभाषा नहीं है न्याय की। इसी समय पे वहां पे बैठे हुए और भी लोग थे, एक सोफिस्ट दार्शनिक थे जिनका नाम है थ्राइसेमिकस। थ्राइसेमिकस इस डिबेट में एंटर करते हैं और वो बोलते हैं
कि न्याय कुछ नहीं होता, न्याय होता है पावरफुल की इच्छा, या पावरफुल जो व्यक्ति है समाज में, उसकी जो जरूरतें हैं, जो वो करना चाहता है वही वो करवा लेता है, इसी को न्याय बोलते हैं। इस चीज को वो समझाने के लिए दो बातें बोलता है कि भाई देखो, हम सब चाहते हैं कि हमारे हिसाब से चीजें हों, हमारी जो इच्छाएं हैं, जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए, और ऐसा सभी चाहते हैं। हम सभी, उनमें से जो लोग शक्तिशाली हैं, जो पावरफुल हैं, वो चाहते हैं, उनको वो मिल भी जाता है क्योंकि वो शक्तिशाली हैं समाज में। और वो उदाहरण के लिए बोलता है कि जैसे सरकार को आप ले लीजिए। सरकार मीन्स उसका कहना है कि जो समाज में जो रूलिंग ग्रुप होता है उसी के अनुसार सारे नियम बनाए जाते हैं, सारे कानून बनाए जाते हैं, और उसी को हम न्याय बोलते हैं। सरकार चाहती है टैक्स लेके पैसा ले लेती है, या जैसे चाहती है वैसे चीजें कर लेती है, अपने हिसाब से वैसे ही कानून बना लेती है। तो यही न्याय है, इसी को हम न्याय बोल सकते हैं। तो इस चीज का काउंटर करने के लिए सुकरात ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं है। सरकार जो है वो अपने फायदे के लिए नहीं बनती है, सरकार बनती है जो लोग हैं उस राज्य में, उनका लाभ करा सके, या उनकी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए उसको अधिकार दिए जाते हैं कानून बनाने के, ना कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। और इस चीज को वो कंपेयर करते हैं एक फिजिशियन से, एक डॉक्टर से, कि जैसे डॉक्टर है वो मेहनत करके अपनी नॉलेज प्राप्त करता है, लेकिन वो उस नॉलेज का हमेशा फायदा दूसरे को ही मिलता है, उसकी नॉलेज का, क्योंकि वो दूसरों को ट्रीट करता है। इतने पे भी थ्राइसिमकस संतुष्ट नहीं होता है सुकरात की बात से, और वो बोलता है कि सुकरात जो आप बात कर रहे हो ऐसा नहीं है। असल में जो अन्याय है, वो जो अन्यायी व्यक्ति हैं आप देखोगे उनका चरित्र जो है वो ज्यादा सुपीरियर होता है, वो ज्यादा ऊंचे ओहदों पे होते हैं, और ज्यादा पावरफुल होते हैं, और वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, और ज्यादा स्मार्ट होते हैं। उन लोगों को आप उसका चरित्र ज्यादा अच्छा माना जाएगा। आप जो बात कर रहे हो वैसा नहीं है, बल्कि जो जिसको आप न्याय बोल रहे हो वो तो व्यक्ति को वीक बना देता है, कमजोर बना देता है। तो इस बात का सुकरात बहुत भयंकर रूप से विरोध करता है, और वो कहता है कि ये जो सोच है ये आपकी बिल्कुल उल्टी है। असल में जो न्याय प्रिय व्यक्ति है, जो वर्चुअस व्यक्ति है, वो व्यक्ति हमेशा उच्च चरित्र का होता है। क्यों उच्च चरित्र का होता है? वो बुद्धिमान होता है, बल्कि जो अनजस्टिस कर रहे होते हैं, जो अन्याय करते हैं, वो मूर्ख लोग होते हैं, और वो दूसरे को कभी समझ नहीं पाते हैं। वो सिर्फ अपनी इच्छाएं और अपने आप को सेल्फ असर्शन हमेशा करते रहते हैं, और अल्टीमेटली उससे पूरे के पूरे समाज में डिसरप्शन पैदा होता है। जबकि जो लोग न्याय को समझते हैं और जो न्याय के अनुसार बिहेव करते हैं, वो व्यक्ति प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेशन को जानता है। प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेशन का सुकरात का मतलब यह है कि वो ये जानता है कि जिस कम्युनिटी का जो कम्युनिटी हमने बनाई है, एक समाज बनाया है जो एक लक्ष्य की ओर जा रहा है, उस लक्ष्य में अगर आप अपनी लिमिटेशन को ना जानकर, अपनी लिमिटेशन को ना समझते हुए हमेशा सेल्फ असर्शन करते रहेंगे, तो हमें कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बनी रहेगी। इसलिए जो न्याय के अनुसार काम करता है उसका चरित्र उच्च होता है, और वो अपनी जरूरतों को सीमित करता है और दूसरों के लिए कार्य करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी क्षमता ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए उसका चरित्र उच्च होता है। उसी समय ग्लाइकोन डिबेट में एंटर करता है, और वो कहता है कि हम में से ज्यादातर लोग न्याय की बात इसलिए करते हैं क्योंकि या तो हमारी मजबूरी होती है, या फिर हमें डर लगता है, हम किसी भय के कारण न्याय करते हैं। और अपनी बात के लिए वो रिंग ऑफ गाइजेस की कहानी सुनाता है। गाइजेस एक ऐसा चरवाहा था जो भेड़ बकरियां चराया करता था, और वो एक दिन भेड़ बकरी चरा रहा था, और उसको महल के पीछे घास थी, वहां पर वो भेड़ बकरी चरा रहा था। उसी समय बहुत भयंकर तूफान आया और भूकंप आया। तो जब भूकंप आया तो महल के पीछे से एक रास्ता खुल गया, जिसमें वो घुस गया, और घुसने पे देखता है कि वहां बहुत सारे रत्न आभूषण और तमाम चीजें वहां पे पड़ी होती हैं, और उनमें से उसको एक ऐसी रिंग मिल जाती है सोने की, जिस रिंग को वो पहनने पर इनविजिबल हो सकता है। और इनविजिबल होकर वो अगले कुछ दिनों बाद राजमहल जाता है किसी काम से, और वहां पे वो उस घड़ी को पहन के देखता है, और वो देखता है कि वो गायब हो जाता है। तो इसके बाद में वो वहां की रानी, जो महल की है, लीडिया नाम का राज्य है जहां की ये कहानी है, तो वहां के रानी को वो अपने जाल में फंसा लेता है, उसको सेड्यूस कर लेता है, और उसके बाद दोनों मिलकर उस राजा को मार देते हैं। और राजा को मारने के बाद गाइज ही वहां का राजा बन जाता है। तो ग्लाइकोन इस कहानी को लेके आता है और सोक्रेटिस से क्वेश्चन करता है कि सोक्रेटिस, अगर इस तरह की रिंग हम में से ज्यादातर लोगों को मिल जाए
तो क्या वो लोग उसके बावजूद भी न्याय के काम करेंगे या न्यायोचित व्यवहार करेंगे? मुझे लगता है कि हम में से ज्यादातर लोग ऐसे काम करेंगे जो हम सच में करना चाहते हैं, ना कि वो जो हम डर से करते हैं, जिनको हम न्याय बोलते हैं। इसके बाद में ये सारी पुरानी थ्योरीज होने के बाद में यहां पर आके प्लेटो अपनी थ्योरी देना शुरू करते हैं सुकरात के द्वारा, और वो ये कहते हैं कि मैंने आप सारे लोगों के विचार सुन लिए और मुझे ये समझ में आया कि आप सभी न्याय को बाहर से इम्पोज्ड मान रहे हैं और उसको ऐसे मान रहे हैं कि वो सिचुएशन पे आधारित है, वो ट्रेडिशन से आ रहा है या वो लॉ कानून के थ्रू आ रहा है। तो आप इस तरह से बाहर से इम्पोज्ड चीज को न्याय समझ रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो न्याय है वो है आत्मा की एक तरह की स्थिति है, या दूसरी तरह से इसको ऐसे बोला जाए कि ये आत्मा का एक गुण है। ये कोई बाहर से इम्पोज्ड चीज नहीं है, ये हमारे अस्तित्व का ही हिस्सा है। ये ऐसा नहीं है कि हमने कहीं अननेचुरली समाज के दबाव में हमने ये किया है। अब यहां से वो अपनी थ्योरी को देना शुरू करते हैं कि असल में, और यहाँ पे वो दो तरह से दो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, दो तरह से डिवाइड कर देते हैं न्याय के ही सिद्धांत को। एक व्यक्तिगत स्तर पर, इसको बोलते हैं वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, और दूसरा समाज के स्तर पर सोशल ऑर्गेनिज्म। तो पहले व्यक्तिगत वाले की बात करें तो वो व्यक्तिगत स्तर पे बात करते हैं कि भाई जो हमारे आत्मा होती है उसके तीन हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा रीजन, दूसरा हिस्सा स्पिरिट, और तीसरा हिस्सा जिसको उन्होंने बोला एपेटाइट। ये तीन हिस्से हैं जो हमारे हिस्से हैं, हमारी पर्सनालिटी के हैं। उन्होंने आत्मा शब्द यूज किया, लेकिन अगर हम मोटे तौर पे समझे तो ये हमारे व्यक्तित्व के, हर व्यक्ति के व्यक्तित्व में ये तीन हिस्से हमेशा होते हैं। पहला हिस्सा रिजन, तार्किकता, बौद्धिकता, डिसीजन मेकिंग की क्षमता, सही गलत को चुनने की क्षमता, इसको उन्होंने रीजन दिया। दूसरा उन्होंने बोला स्पिरिट। स्पिरिट एक तरह की पैशन, युद्ध करने की या शासन करने की या प्रेम में जाने की या करेज या शेम, इस तरह की जो इमोशनल स्टेट्स हैं इनको उन्होंने स्पिरिट का नाम दिया। और तीसरी स्टेट जिन्होंने एपिटाइट उन्होंने बोला, ये बेसिकली शारीरिक डिजायर्स हैं, इंस्टिंक्ट हैं, इन चीजों को उन्होंने एपेटाइट के नाम से, भूख अगर हम हिंदी में देखें तो, ये तीन स्तर पे इन्होंने बांटा। अब ये बोल रहे हैं कि इन तीनों के बीच सामंजस्य स्थापित करना, इसको न्याय बोलते हैं व्यक्तिगत स्तर पर। और ये जो स्टेट है ये हैप्पीनेस की स्टेट है, ये वर्च्यू की स्टेट है। ये ऐसा नहीं है कि हम इसलिए करते हैं कि हमारे ऊपर किसी का डर है या किसी के दबाव है तब हम न्याय की बात करते हैं, नहीं। अगर हम खुश रहना चाहते हैं जीवन में तो हमें ये तीनों स्थितियों को बैलेंस करना पड़ेगा। अब यहाँ बैलेंस शब्द वो यूज कर रहे हैं, लेकिन यहां पर वो ये मान के चल रहे हैं, एक हायरार्की भी डेवलप कर रहे हैं कि सबसे ऊपर रीजन है, तार्किकता है, बौद्धिकता है, उसके बाद दूसरी है ये इमोशनल स्टेट्स हैं, करेज की स्टेट है या दया की स्टेट है ना, इस तरह की भावनाएं हैं। तीसरी स्टेट है जहां पे एपिटाइट है। तो वो माने रीजन जो है, तार्किकता, वो आपके स्पिरिट को कंट्रोल करे और स्पिरिट और तार्किकता दोनों मिलके एपेटाइट को कंट्रोल करें और ऐसी स्थिति बन जाए। कंट्रोल शब्द यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम, लेकिन वो उनका ये मानना है कि ये तीनों मिलके आपस में ऐसा तय करते हैं, तीनों पार्ट मिलके ऐसा तय करते हैं कि हम तीनों को रीजन निर्देश दे, और वो स्थिति जो है वही साम्य की स्थिति है, हार्मनी की स्थिति है, वही न्याय की स्थिति है, और वहीं से हैप्पीनेस क्रिएट होती है लाइफ में। अगर हम इन तीनों का बैलेंस नहीं बना पाएंगे तो हैप्पीनेस क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये जो नोशन है ये एक मेटाफिजिकल नोशन बन जाता है, जहां पे वो आत्मा की प्रकृति में ही न्याय को देखते हैं। एक तरह से वो बोलते हैं कि जस्टिस इज वर्च्यू एंड जस्टिस इज वर्च्यू ऑफ सोल। तो इस तरह से आत्मा का वो गुण है जो कि न्याय की ओर लेके जाता है, और न्याय की वो स्थिति है जो आपको हैप्पीनेस क्रिएट करती है व्यक्ति के जीवन में। तो ये तो हो गया व्यक्तिगत स्तर। इसी चीज को वो रेप्लिकेट करते हैं सामाजिक, सोशल स्तर पर या स्टेट के स्तर पर, और वहां पर वो 3 कम्युनिटीज क्रिएट कर देते हैं इन 3 पार्ट्स के बेसिस पर जो कि इंडिविजुअल में होते हैं। पहला पार्ट रीजन है, जिसको वो फिलोसोफर किंग बोल देंगे, सोशलिस्ट मतलब रूलर क्लास होगी जो कि एक तरह से दार्शनिक होगी या बौद्धिक होगी। दूसरा जो स्पिरिट का है पार्ट, उस पार्ट के कोरस्पोंडेंस में वो क्रिएट करेंगे सोल्जर क्लास,
या जो डिफेंस क्लास होगी, जो सोसाइटी अपने समाज को, अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए काम करेगी और उसको व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम करेगी। तीसरी चीज है जिसको वो बोलेंगे एपेटाइट से निकलती है, वो है उत्पादनकर्ता। आप बोल सकते हैं जिसमें व्यापारी वर्ग भी आ जाएगा, किसान आ जाएंगे, वर्कर्स आ जाएंगे, ये सारे लोग आ जाएंगे। अब जो सोशल लेवल है, सोशल लेवल पे भी ये चीज तय होगी कि रीजन को जो रिप्रेजेंट कर रहा है फिलोसोफर किंग, वो रूल करेगा किसको, जो कि सोल्जर क्लास है, और सोल्जर क्लास और फिलोसोफर किंग दोनों मिलकर रूल करेंगे जो कि आर्टिशियंस हैं, व्यापारी हैं, और इन लोगों को, और जो अपने अपने क्षेत्र में, अपनी अपनी क्षेत्र में जो बेहतर से बेहतर कर्तव्यों को पूरा करेंगे, उस स्थिति को वो बोलेंगे कि वो न्याय की स्थिति है, समाज में न्याय उपस्थित है। अब हम देखें, यहां पे सोशल हार्मनी की बात है जिसको वो बोलेंगे जस्टिस, और वहां पर इंडिविजुअल आत्मा की बात थी जो वर्चुअस आत्मा है, जस्टिस वाली आत्मा है, जस्ट है। ऐसे ही ये जस्ट कॉन्शियसनेस हो जाएगी सोशल कॉन्शियसनेस में, तो वो आत्मा यहाँ पे सोशल कॉन्शियसनेस में तब्दील हो जाएगी, और ऐसी स्थिति जहां पर होगी वहां पर न्याय उत्पन्न होगा। तो न्याय की परिभाषा मेटाफिजिकल हो गई, मॉरलिटी से जुड़ गई और आत्मा के तत्व से जुड़ गई। और ये चीज है कि जिस व्यक्ति, यहां पर दो तीन बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए आज के समय में, कि ये स्पेशलाइजेशन की भी बात है कहीं ना कहीं। प्लेटो का ये मानना है, इसमें अगर हम देखें अंडरलाइंग या इम्प्लिसिट मीनिंग है, वो ये है कि हर व्यक्ति का एक नेचर होता है और उस नेचर के अकॉर्डिंगली उसको काम करना चाहिए, और अगर वो अपने नेचर के अकॉर्डिंगली काम कर रहा है तो वो ऐसी साम्य अवस्था में, ऐसी स्थिति में पहुंचेगा जहां पर हैप्पीनेस क्रिएट हो जाएगी। तो ये चीज यहां पे क्लियर हो रही है। इसको हम बातचीत कर रहे हैं, तो इसी तरह की बातचीत करते करते हमारे दिमाग में हमेशा एक कंपैरिजन आता है कि भारत की जो वर्ण व्यवस्था है, और उसमें भी इसी तरह की कैटेगरीज बनाई गई हैं, और ये माना गया है कि अपने अपने क्षेत्र में, जो आपके क्षेत्र हैं, वहां पर उन कामों को करते रहिए, और अगर आप अपने अपने काम ढंग से कर रहे हैं तो समाज में न्याय की स्थिति बनी हुई है। वहां पे न्याय शब्द ना यूज करके हम यूज करते हैं कि वो सतयुग है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है कि अलग अलग वर्ग अपने अपने काम ना करके एक दूसरे में एक तरह से इंटरफेरेंस कर रहे हैं, तो उसको कलयुग की स्थिति बताई गई है जो भारतीय चिंतन है उसमें। हालांकि अब बहुत सारे यहाँ पे कंपैरिजन करते समय सवाल भी उठेंगे, क्योंकि भारत में जैसे ये माना जाता है, या ये शुरू में नहीं लेकिन बाद में तो कम से कम ये चीज क्लियरली हुई थी कि वर्ण जन्म के आधार पर था, तो उसमें नेचर का कितना रोल है, नेचर को हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारा नेचर कहाँ पे फॉल करता है। दूसरी चीज ये है कि अगर हम एक को सुपीरियर बना के चलेंगे, जैसे अगर हमने मान लिया फिलोसोफर किंग सबसे सुपीरियर है, तो कोई व्यक्ति निम्न स्तर पे क्यों रहना चाहेगा, वो भी सुपीरियोरिटी की ओर जाना चाहेगा। तो उस स्थिति में हम कैसे इसको सॉल्यूशन करें, ये सवाल हमारे बहुत सारे बनते हैं, और यहीं से प्लेटो की क्रिटिक भी डेवलप कर सकते हैं कि हमारा जो नेचर है किसी एक व्यक्ति का, वो किस वर्ग में है, उसका आधार कैसे बनेगा, और उसको हम कैसे पहचानेंगे आज के समय में, अगर हम उस न्याय की थ्योरी को इम्प्लीमेंट करना चाहें या उसको समझना चाहें, तो ये सवाल बनेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम टेक अवे के रूप में देखें तो प्लेटो के न्याय के सिद्धांत से हमें कुछ चीजें बड़ी क्लियर हो रही हैं कि जो इंडिविजुअलिटी है उसको प्लेटो क्लियरली डिनाई कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर आप अपनी, उन्होंने एक जगह रिपब्लिक में लाइन भी यूज करी है कि जो न्याय प्रिय व्यक्ति होता है वो इस बेवकूफ़ी में नहीं पड़ता है कि वो हर चीज का उपभोग करना चाहेगा, वो हर चीज को देखना चाहेगा। वो इससे निकलकर अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा जो क्षमता है उसको दूसरों की बेहतरी के लिए या पूरे समाज की बेहतरी के लिए लगाने के लिए प्रयास करने लग जाता है। उसी को हम न्याय प्रिय व्यक्ति बोलेंगे। तो यहाँ पर सेल्फ या सेल्फिश नोशन से यूनिवर्सल नोशन की ओर जाने की बात है, लेकिन इसके बावजूद हमारे मन में कुछ संदेह रह जाते हैं क्लासेस को लेके कि हम उसको आज के समय में कैसे समझें। तो आप लोग अपने विचार इस बारे में डाल सकते हैं कि आपको इस वीडियो से क्या क्या क्वेश्चंस लगे जो कि अनआंसर्ड रह गए हैं। लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट है और न्याय की, और इतनी साल पहले हुई थी, 400 ईसा पूर्व। तो ये हमारे लिए बड़ी गजब की बात है कि ये लोग इतना डीपली सोच रहे थे। चलिए आज की बातचीत यहीं खत्म करते हैं। आपके जो सवाल रह गए होंगे इस विषय में आप लोग कमेंट में बॉक्स में डालिए, और फिर हम मिलते हैं नए विचार के साथ।